दोस्तों नमस्कार। क्या मायने रखता है आप किस पार्टी के हैं? मायने तो यह रखता है कि आप सत्ता में हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस दौर में विपक्ष का कोई मतलब होता नहीं है। विचारधारा कोई मायने रखती नहीं है। राजनीतिक दलों के नाम या राजनीतिक दलों की उत्पत्ति जिन मुद्दों के आश्रय हुई होगी, वह भी मायने रखता नहीं है। तो फिर बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? जितने उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से किसी के ताल्लुकात बीजेपी के साथ इससे पहले रहे या नहीं रहे? क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है कि अगर कोई उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसने कभी आरएसएस की शाखा में जाने का कष्ट किया या नहीं किया? संघ की विचारधारा से वो अवगत है या नहीं है? कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सत्ता से बड़ी विचारधारा, सत्ता से बड़ी पार्टी और शायद सत्ता से बड़ी ताकत कहीं होती नहीं है जो इस देश की हर परिभाषा को बदल डाले। इसीलिए 400 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। लेकिन इन उम्मीदवारों की फेहरिस्त में देखिएगा तो हो सकता है लगभग 42 से 45% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने संघ का दरवाजा भी नहीं देखा, बंद दरवाजा भी नहीं देखा। नागपुर के रेशम बाग जाना तो दूर की बात है। यानी वैचारिक तौर पर आरएसएस से बीजेपी निकल कर आई और राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ आरएसएस ने कभी पढ़ाया, यह सब अब दूर की गोटी है। यह दौर अमृतकाल का है, मोदी और शाह का दौर है, जहां एक ही परिभाषा चलती है, जो सत्ता में रहेगी ताकत उसी की चलेगी, और सत्ता में जो रहेगा और उसके आश्रय जिस ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी आवाज हो सकता है समूचे देश के भीतर इस बात को लेकर उठने लगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान हाशिए पर ढकेला जा सकता है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। पता नहीं क्या क्या कोरी कल्पना इस दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी लगातार उठाने चले जाएगी, लेकिन यह मायने रखता नहीं है। मायने तो यह रखता है कि दरअसल कॉरपोरेट की पूंजी कहां जाएगी, कॉरपोरेट की पूंजी कैसे बढ़ेगी, इस देश के भीतर में जो भी पैसे का फ्लो होगा वह किस पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में होगा, सरकार और सत्ता की अपनी रणनीति और पॉलिसी कौन सी होगी जो उसकी हथेली पर ही इस देश की पूरी पूंजी चलेगी। लेकिन बहरहाल इनसे थोड़ा हटकर आज जरा परखने की कोशिश कीजिए। जिस देश के भीतर में बीजेपी आरएसएस से निकल कर आई, विचारधारा आरएसएस की गायब हो गई। 2019 के भीतर भी संघ के भीतर एक सवाल था कि क्या भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस अगर खत्म हो जाएगा तो फिर मजदूर साथ कैसे जुटेंगे? किसान संघ अगर खत्म हो जाएगा तो ऐसे में किसानों के मुद्दों पर वो कैसे सवाल जवाब करेगी? 2019 के चुनाव में भी आरएसएस की विचारधारा मुद्दों के आश्रय स्वयंसेवकों के जरिए उठती थी, लेकिन इस दौर में आपको कुछ भी सुनाई दे नहीं रहा होगा, क्योंकि इस दौर में एक गारंटी ले ली गई है, हर हाल में हम जीतेंगे, और जीतेंगे भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब बताइए क्या होगा? होगा कुछ नहीं। आरएसएस की कोई विचारधारा इस राजनीतिक दौड़ में अगर नहीं है, बावजूद इसके यह राजनीतिक दौड़ में हर हाल में जीतना है, तो क्या पंचायत स्तर और क्या गांव का स्तर और क्या जिला स्तर, हर स्तर पे स्वयंसेवक बीजेपी को जिताने के लिए कमर बांध चुका है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी और संघ के भीतर यह खलबली जरूर है कि अगर चुनाव हार गए तब क्या होगा, यानी 272 के आंकड़े को अगर बीजेपी या एनडीए छू नहीं पाया तब क्या होगा। राजनीतिक तौर पर उसके बाद कौन सी परिस्थितियां बीजेपी के सामने आएगी और संघ किस वैचारिक संकट में चला जाएगा। तो क्यों नहीं 2024 के चुनाव में सब कुछ झोंक दिया जाए। 5 सवाल इस दौर में बड़े जबरदस्त तरीके से रेंग रहे हैं। ये सवाल बीजेपी के भीतर के भी हैं और संघ के भीतर के भी हैं। बीजेपी के भीतर तो सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है, आखिर ये कौन सी परिस्थिति है कि बीजेपी अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकती है। बीजेपी को जो उम्मीदवार चाहिए और जो दूसरे राजनीतिक दलों से उम्मीदवार की जरूरत है, जिनको अपने साथ लेकर आना है, उसके पीछे भी दो फिलॉसफी काम कर रही है। एक फिलॉसफी
अगर चुनाव में खड़ा कर दिया जाए बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आश्रय तो वह चुनाव जीत जाए। दूसरी परिस्थिति जिसको लेकर आया जाए, जहां से लाया जाए वो जगह कमजोर हो जाए विपक्ष के लिए, तो ऐसे लोगों को लाया गया जहां पर विपक्ष को कहीं ना कहीं चोट पहुंचे और ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया गया जिनकी चुनावी जीत निश्चित हो जाए। तो क्या बीजेपी के भीतर जो बरसों बरस से काम कर रहे हैं और काम आगे भी करेंगे, उनके भीतर एक सवाल तो इस दौर में वाकई बड़ा है, क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि बीजेपी अपने बूते चुनाव जीत नहीं सकती है? क्योंकि 44 दलों का कुनबा तो ठीक है, लेकिन जहां पर जो प्रभावी है, जिस रूप में जिसकी लोकप्रियता है, जिसकी अपनी राजनीतिक पहचान बीजेपी के साथ कभी नहीं रही, बावजूद इसके वह बीजेपी के टिकट पर मैदान में है और उसके पीछे पूरे के पूरे स्वयंसेवकों की टीम और बीजेपी के कैडर को लग जाना है। इसके मतलब मायने क्या होंगे? आप जरा सोचिए कि पहली खेप में जितने नाम निकलकर आए, 195 की पहली लिस्ट आई थी। उस 195 में तकरीबन 80 लोग ऐसे जिनके कोई ताल्लुकात आरएसएस के साथ नहीं रहे। उसमें से तकरीबन 50 ऐसे जिनके बीजेपी के साथ ताल्लुकात नहीं रहे और वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से निकलकर यहां आए। कोई इस बार आया, कोई इससे पहले आ गया था, लेकिन उसकी अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी के साथ खड़ी नहीं हुई। यानी जनसंघ के साथ तो दूर की बात है, यहां तो 1980 के बाद का जिक्र है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से उनका ट्रांसफर बीजेपी में राजनीतिक तौर पर हुआ था। वो संगठन देख रहे थे, प्रचारक की भूमिका से निकल कर आए थे। लेकिन इस दौर में यह सारी चीजें मायने नहीं रखती है। दूसरी लिस्ट 72 लोगों की आई थी। 72 में से लगभग 36 यानी बिल्कुल आधे लोग ऐसे थे जिन्होंने आरएसएस का दरवाजा नहीं देखा। उसमें से भी उन 36 के भीतर भी अगर आप टटोलिएगा तो 28 लोग ऐसे आएंगे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आए। यानी बीजेपी से उनकी राजनीतिक जमीन की शुरुआत नहीं होती है, कहीं और राजनीति की, कहीं और से आए। आते आते अब 2024 में वो चुनाव जीत सकते हैं तो उन्हें जिताना होगा। इसी प्रक्रिया के भीतर तीसरी लिस्ट जो थी 9 की थी, चौथी लिस्ट 15 की थी और पांचवी लिस्ट 111 उम्मीदवारों की थी। इन तीन लिस्ट के भीतर को अगर आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 135 उम्मीदवारों की इस लिस्ट के भीतर में 70 लोगों ने देखा ही नहीं आरएसएस का दरवाजा। यानी उस शाखा में शामिल नहीं हुए जिस शाखा को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके आश्रय वैचारिक लड़ाई इस देश के भीतर लड़ी जाती है। लेकिन विचार तो अब पूरे तरीके से सत्ता में बसता है, तो फिर क्या मायने रखता है? और उसके बाद का सवाल है कि बीजेपी से कितने को ताल्लुकात थे या नहीं थे। उस फेरिस्त में भी आपको लगभग 35 से 40 नाम ऐसे मिल जाएंगे जो अलग अलग राजनीतिक दलों से घूमते हुए बीजेपी के दरवाजे पर पहुंचे। अब यहां पर एक दूसरा सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो खड़ा हो जाता है। क्या वाकई देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने बूते चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है? तो जिस आधार पर और जिस विचारधारा के जरिए इस देश के भीतर बीजेपी को खड़ा किया, जनसंघ से बीजेपी का ट्रांसफर जो हुआ, जो जनता पार्टी के दौर में मर्ज होना और वहां से निकल कर आना, और उसके साथ साथ जो सोचा गया था कि आखिर बीजेपी का मतलब क्या होना चाहिए, उस बीजेपी को आज के दिन ही, यानी आज की जो तारीख है 6 अप्रैल, आज ही यह पार्टी बनी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में अगर नारे लग रहे हैं 370 बीजेपी पार, तो 370 के भीतर कितने लोग ऐसे होंगे जो चुनाव जीत कर आएंगे और उनके अपनी राजनीतिक जमीन की शुरुआत या उनकी जड़ें बीजेपी के साथ नहीं होंगी? तो क्या आज ही के दिन इस बात का जिक्र जरूरी है, जहां पर इस बात को उठाया जाए कि सत्ता से बड़ी ताकत कहीं होती नहीं है और तमाम राजनीतिक दलों के भीतर अगर सेंध लगाई गई है तो सत्ता के लिए लगाई गई है, यहां विचारधारा कोई मायने नहीं रखता है? आपके जहन में बहुत सारे नाम आ रहे होंगे इस तौर पे राजनीतिक प्रयोग कैसे कैसे किस किस रूप में किए गए हैं। लेकिन उससे पहले हमें लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुन लेना चाहिए, जब वो खुले तौर पर कांग्रेस, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज 370 और 400 का जिक्र करते हुए किन बातों का जिक्र कर रहे हैं। इसमें आपको बीजेपी सुनाई नहीं देगा,
इसके मतलब क्या होंगे, इसको डिकोड करेंगे, लेकिन पहले सुन लिया जाए। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। अब हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल हो, क्या इस दौर में बीजेपी के तरफ से खड़े उम्मीदवार जिन पार्टियों से लड़ रहे हैं, उन्हीं पार्टियों से निकलकर कहीं वो आए हैं और मैदान में बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की सोच, संघ की विचारधारा, उसकी अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग, यह सब कोई मायने तो रखता ही नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे, जाहिर तौर पर जिस झारखंड के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा से दो दो हाथ करती हुई बीजेपी नजर आई, उसी परिवार की सीता सोरेन इस दौर में दुमका से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कॉरपोरेट युग में, और जब कोयला और कोयले घोटाले का जिक्र कांग्रेस के दौर में हो रहा था, माइंस किसको दिए गए इसका जिक्र हो रहा था, तब तो जिंदल परिवार का भी जिक्र हो रहा था और बीजेपी निशाने पर ले रही थी। वहीं से नवीन जिंदल निकल कर आए और आज वह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और उनके पीछे वही स्वयंसेवक, वही बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े होंगे। आप यह भी सोच रहे होंगे इस दौर में आपके लिए जतिन प्रसाद भी नाम आएगा। पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत जहां पर अपने तौर पर पहचान गांधी परिवार से जुड़ी, और वहां पर आपने पत्ता काट दिया, मेनका गांधी को दे दिया लेकिन बेटे को टिकट नहीं दिया। तो क्या एक ऐसी वरुण को टिकट आपने नहीं दिया लेकिन आपने जतिन प्रसाद को दिया, और जतिन प्रसाद उनके पिताजी को देखिएगा तो कांग्रेस के दौर में जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे, वो दौर में अगर मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी के साथ वो खड़े हैं और उनके चुनाव चिन्ह पर कुछ पुराने बीजेपी और जनसंघ के लोग होंगे, उस क्षेत्र में क्या सोचेंगे यह आप सोचिए। क्योंकि यह हर किसी की आंखों के सामने है कि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनीतिक छवि को अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से कई गुना बड़ा कर लिया है। उस फेरिस्त में हर नाम गायब होता चला गया, वो चाहे वसुंधरा राजे का नाम हो, शिवराज सिंह चौहान का नाम हो, रमन सिंह का नाम हो, येदियुरप्पा का नाम हो, सुशील मोदी का नाम हो, यहां तक कि राजनाथ और गडकरी का भी जिक्र कर लीजिए। इतने कद्दावर नेता जो अध्यक्ष बनकर रहे, उन्होंने बीजेपी को संवारा, लेकिन आज की तारीख में वह सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमटे हुए हैं। राजनाथ अगर लखनऊ में सिमटे हैं तो गडकरी नागपुर में सिमटे। इससे आगे पीछे की परिस्थिति को मत देखिएगा, और इसके समानांतर अगर देखिएगा तो विपक्ष में किस तरीके से बीजेपी ने सेंध लगाई वह भी हर किसी के सामने है। उत्तर प्रदेश में मायावती खामोश हो गई, वहां पर जयंत चौधरी को साथ आना पड़ गया, जैसे बिहार में नीतीश कुमार को साथ आना पड़ गया। इस सेंध लगाने की प्रक्रिया के भीतर चचा भतीजा चिराग पासवान और पशुपति अगर बिहार में लड़ते हुए नजर आए तो महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार आमने सामने आकर खड़े हो गए। स्थिति यह हो गई कि अब अजीत पवार की पत्नी जिस बारामती से चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो सीट बारामती की पहचान शरद पवार के साथ, उनकी बेटी सुप्रिया सूले यहां से लड़ती, लेकिन इस बार सुप्रिया सूले है और सामने सुनेत्रा है।
जो अजीत पवार की पत्नी है। तो राजनीतिक तौर पर जो मशक्कत हुई है उसमें तो शिवसेना बीच से दो फाड़ कर दी गई। इस दौर में कांग्रेस के कितने नेता उधर से इधर चलते चले गए और राजनीतिक तौर पर उनको किसी को राज्यसभा भेजा गया और किसी को टिकट दे दिया गया। तो फिर चुनाव जीत का मतलब बीजेपी नहीं है, चुनाव जीत का मतलब उम्मीदवार है। और उम्मीदवार का मतलब इस दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन चुनाव चिन्ह उसके हाथ में बीजेपी का ही रहे, इसकी व्यवस्था इस देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर जो खिलवाड़ खुले तौर पर हुआ वो सब कुछ सबके सामने है। और आज जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर जयपुर पहुंची तो वहां पर प्रियंका गांधी ने बताया भी लोकतंत्र का मतलब क्या और यह खतरे में क्यों और चुनाव इसी के इर्द गिर्द क्यों हो रहा है। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। मसला यह नहीं है कि कितने संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया, उनको अपने हिसाब से चलाया गया, कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल क्या क्या दे दिए गए, कैसे पूंजी पर पूरी तरीके से मौजूदा वक्त में पीएमओ ने कब्जा कर लिया और बताना शुरू किया कि विकास का मतलब क्या होता है। जी नहीं, भारत में लोकतंत्र का मतलब कॉरपोरेट नहीं है। भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ धनबल भी नहीं है और बाहुबल भी नहीं है। इस दौर में तो बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ी गई जिसमें हर व्यक्ति साथ कैसे खड़ा हो जाए और अपने तौर पर राजनीतिक दल ना भी हो तो भी इन सारी परिस्थितियों पर अगर आपका कब्जा है तो फिर आपके पास अकूत ताकत है। इस ताकत के आसरे आप किसी को भी साथ खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इस देश के कम से कम आधे दर्जन राज्यों को आप टटोलिए, जिसमें केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, बड़ा हिस्सा बंगाल का आएगा। इन जगहों पर जब आप घूमेंगे और उसमें कुछ चीजें आप उड़ीसा की भी जोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कि यहां जिन नामों को ऐलान किया गया और जो लोग बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी एंट्री किन माध्यमों से हुई। क्या वो आरएसएस से निकल कर आए? बिल्कुल नहीं। क्या वो बीजेपी में 1980 में जुड़ गए थे? बीजेपी में जुड़ गए 1980 के 2000 में जुड़े थे? बिल्कुल नहीं। इसमें से कितने लोग हैं जो 2014 के बाद जुड़े? और वो एक लंबी कतार है और यहां आपको पता चलेगा हर दूसरा शख्स 2014 के बाद ही तमाम जगहों से घूमते हुए यहां पर आया है और उसमें भी बड़ी तादाद जो है वो 2018 के बाद से शुरू होती है। तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी और राज्यों के भीतर जिनकी राजनीतिक पहचान जिस भी आश्रय इस देश में चल रही थी, 2024 आते आते वो सारी परिभाषाएं बदल दी गई हैं। और इन बदली हुई परिभाषा के बीच में अगर आप 400 पार का नारा दे रहे हैं तो इसका एक मतलब यह भी है कि बीजेपी की जीत उसमें हो सकता है सिर्फ 150-200 सीट हो, बाकी जो जीत मिलेगी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए नेताओं की जीत होगी जो पता नहीं फ्लोट करते हुए कल किधर चले जाएंगे। या हो सकता है जब ये धारणा बीजेपी ने सत्ता के लिए बना ली तो फिर बीजेपी में से कितने लोग निकल कर चले जाएंगे, जो आपको नजारा कर्नाटक के भीतर नजर भी आया। आज से नहीं, बहुत अरसे तक से कर्नाटक में बीजेपी ने जिन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार की वह इस विचारधारा को पचा ही नहीं पाए कि कैसे खड़े हो जाएं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जहां पर जीत के लिए किसी को भी साथ ले लेना है। और इस प्रक्रिया की आवाज कर्नाटक के भीतर तो जब बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी आरएसएस ने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन आरएसएस की चिंता सिर्फ माथे पर एक शिकन के तौर पर थी, क्योंकि सत्ता का स्वाद और सत्ता की सुविधा, सत्ता के जरिए रियायत और सत्ता के जीजे समाज में ठसक, ये सारी चीजें इससे पहले कहां मिलती थी आरएसएस के लोगों को। इसीलिए इस बार चाहे तमाम जगहों से समेट कर चुनावी जीत की दावेदारी 400 पार के नारे के तहत लगाई जा रही हो,
स्वयंसेवक इस बात को भूल गया कि अब वो जिसके पीछे खड़ा है, कल तक वो कांग्रेसी थे, कल तक वह किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे, या जिसको निशाने पर करप्शन को लेकर लिया जाता था कि हां ये करप्ट है, इसको तो बिल्कुल साथ नहीं लेना है क्योंकि हमारी विचारधारा इतनी करप्ट नहीं हुई है। लेकिन बावजूद इसके वह एक पूरी की पूरी फौज एक झटके में बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए। और राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बीजेपी के अपने राजनीतिक इतिहास में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां पर जो कई सवाल उठते हैं, उन सवालों पर गौर कर लीजिएगा। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 272 के आंकड़े यानी बहुमत तक नहीं पहुंच पाए तब क्या होगा। लिख के ले लीजिए, अगर उस स्थिति में आती है तो एक झटके के भीतर मौजूदा सत्ता का जो चेहरा आप देख रहे हैं वो कहां चला जाएगा, कहां गुम हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। दूसरा बड़ा सवाल, अगर बहुमत से बहुत नीचे हैं और ऐसी परिस्थिति इस देश में बन जाती है जहां पर आपकी ताकत गठजोड़ के आश्रय भी ना चल पाए, तो वहां पर इस देश के भीतर संघ की विचारधारा और बीजेपी की जो धारा प्रवाह, सत्ता प्रेम और उसके जरिए कॉरपोरेट के आश्रय, पूंजी के आश्रय जो चकाचौंध दिखाने की सोच है, वो कहां दफन हो जाएगी कोई नहीं जानता है। लेकिन इसके बाद एक तीसरी परिस्थिति भी बनती है। अगर 400 पार की परिस्थिति में आ जाते हैं तो उसके बाद इस देश के भीतर उन छत्रपों का क्या होगा जो अभी तक वैचारिक तौर पर या मुद्दों के आश्रय जो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर संघर्ष करते हुए अलग अलग राज्यों में नजर आ रहे हैं, वो एक झटके में कहीं लुप्त तो नहीं हो जाएंगे। बीजेपी के भीतर यह भी बहस है कि अगर 400 पार ले जाएं तो इस देश के भीतर में 2 पार्टी सिस्टम की स्थिति आ जाएगी, फिर कोई बचेगा नहीं यह सोचकर कि हमारा तो इस राज्य में अपना आधिपत्य है, हम वोट ले जाएंगे। यह एक स्थिति आ जाएगी। और खास तौर से तब जब वन नेशन वन इलेक्शन के दौर को मान्यता बीजेपी खुले तौर पर दे रही है और जिसका जिक्र वो अपने मैनिफेस्टो में भी कर रही है या करने वाली है, तो इस परिस्थिति का मतलब चुनाव परिणाम और भारत के भीतर के इस चुनाव की महत्ता दूसरे तमाम चुनाव से हटकर इसलिए भी है क्योंकि इस देश के भीतर के राजनीतिक दलों के अस्तित्व का संकट है, उनकी राजनीति का संकट है और वैचारिक और विचारधारा के आश्रय इस देश में सत्ता के साथ कैसे चला जाए और विचार के आश्रय पॉलिसी बनाई जाए, यह सब कुछ हाशिए पर, सब कुछ दरकिनार एक झटके में कर दिया गया है। तो आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा इस दौर का है, यह सवाल चौंकाता भी है और डराता भी है, क्योंकि एक ऐसी ताकत 400 पार के बाद इस देश में नजर आने लगी है हर किसी को, जो बोलने से कतरा नहीं रहा है कि इसके बाद शायद इस देश में जो चुनाव भी होंगे उसमें वह कहां पर खड़े हुए नजर आएंगे दिखाई तक नहीं देंगे। और दूसरी तरफ की परिस्थिति यह है कि इस चुनाव में जीत हर हाल में हासिल करनी है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए, अगर वह जीत रहा है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उसकी कौन सी राजनीतिक ट्रेनिंग किस परिवार के भीतर, किस राजनीतिक जमीन के साथ, किस वैचारिक परिस्थितियों के साथ हुई है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस दौर में एक ही नाम है और वो नाम दोहराना नहीं चाहिए, हर कोई जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।